बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेदांत का पाठ भारतीय कलाएं। यह पाठ मुख्य रूप से चित्रकला, भारतीय नृत्य कला और संगीत कला आदि के विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें किया गया है। हमें यह बताया गया है कि हमारा देश इन कलाओं से और अपनी परंपराओं से समृद्ध देश है, कितना रिच है कल्चरली। जैसे हमारी अपनी बोलचाल की भाषा होती है, वैसे ही कलाओं की भी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति और भावों को, विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत और नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को प्रकट कर सकते हैं। मतलब जो हमारी कलाएं हैं वो क्या काम करती है, जैसे हम भाषा से बोल करके अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, वैसे ही नृत्य से भी हम हाव भाव, कुछ कहानियां, कुछ कलाएं हम व्यक्त करते हैं। चित्रकारी, पेंटिंग से हम कुछ समझाते हैं। संगीत, गाना गा के हम कुछ समझाते हैं। तो ये तीनों कलाएं जो हैं, ये हमारे आसपास और प्रकृति के को प्रकट करती हैं। जैसे हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते सुनते हैं, उसे हम किसी न किसी रूप में और नए नए तरीकों से किसी के सामने कहना या प्रकट करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों में सजाता है। चिड़िया की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है। नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। कभी चित्र में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में। यह कहते सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही, मतलब नाचने में, गाने में और चित्रों में ये हमारी परंपरा जो है वो चली आ रही है कि कब से हम इन कलाओं के माध्यम से अपने मन की बात, अपने परिवेश की बात, अपने आसपास की बात व्यक्त करते हैं। आज तो और भी नए नए तरीकों के लगातार जारी हो रहे हैं। तो हमारे देश भारत में न जाने कितने उत्सव, त्योहार मनाए जाते हैं। विविधता ही हमारी पहचान है। हम जो त्योहार मनाते हैं वो भी क्या है, किसी उद्देश्य को लेकर मनाते हैं। जिस तरह अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग त्योहार हमारी पहचान है, वैसे ही अलग अलग कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। ये जो कलाएं हैं, ये हमारे भारतीयों की परंपरा, संस्कृति, हमारी पहचान है। हमारी कलाओं को त्योहार, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। और जो ये हमारी कलाएं हैं, ये हमारे त्योहारों में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ये भारत की विशिष्ट कलाएं हैं जो हमें विरासत में मिली। विरासत मतलब पीछे वाली पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी को मिलना। तो हमको अपने पुराने पूर्वज हमें कुछ देते हैं, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देते हैं, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देती है, और ये कलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। शुरुआती दौर में हम सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से था। पहले क्या होता था, कलाएं ग्रुप में, लोग मतलब एक क्लोज नेट लोग होते थे, पास पास बैठ के एक दूसरे के साथ अपनी कलाओं को बांटा करते थे। बाद में चलकर इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा, फिर इसी कलाओं को हमने व्यवसाय में बदल दिया और हम इससे प्रॉफिट कमाने लगे, पैसा कमाने लग गए। धीरे धीरे कलाएं व्यक्ति केंद्रित हो गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे केवल व्यक्तियों तक सिमट के रह गई हैं। आज कलाएं धीरे धीरे उनका ह्रास हो रहा है। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कला राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। और जब मेडिवल पीरियड आया, मध्यकाल आया, उस समय क्या था, राजा महाराजाओं का समय आ गया। तो ऐसा लगा कि ये जो कलाएं हैं ये केवल राजा महाराजा के लिए है। आम आदमी तो अपनी सुबह से उठ करके रात तक केवल 2 रोटी का काम करता था, उसके पास टाइम ही नहीं था ये सब कुछ करने का, ना उसके पास इतना सामर्थ्य थी उसकी। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। अभी ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करने लग गईं, और जब ये राजाओं के पास पहुंची तो ये शास्त्रीय नियमों में बंध गईं। और इस तरह मंदिरों, महलों में विकसित होती कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करने लगी। पहले क्या था, लोक रूप था इसका, लोक स्वरूप, लोगों के लिए। बाद में शास्त्रीय स्वरूप हो गया, बिल्कुल एक शास्त्र की तरह इसको पढ़ा लिखा जाने लगा। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय रूप दे दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही, लेकिन लोक कलाएं आज भी, लोकगीत, लोक चित्रकला, लोक नृत्य कला, ये आज भी लोगों से जुड़ी है। चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। अभी एक एक कला के बारे में पढ़ते हैं। चित्रकारी प्राचीन काल से हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हमारे जीवन का अंग है, अभिन्न अंग, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। चित्रकला, जब हम भाषा नहीं जानते थे तब भी चित्रकारी थी, और यही अपनी बात के दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम थी। पहले क्या होता था, लोग साइन लैंग्वेज करते थे तो वो चित्र बनाते थे। तीर है, तीर धनुष, तो वो तीर का निशान बना देते थे। हिरन है तो हिरन का निशान पे तो लोग समझते अच्छा आगे हिरन मिल सकता है, उस पर शिकार कर सकते हैं हम। तो चित्रकारी हमारे जीवन का अंग था और यही अपनी बात को प्रकट करने का माध्यम था। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही प्रकट किया। आपने सुना होगा कि गुफाओं में, पत्थरों पर, शिलालेखों पर चित्र बने होते थे, वो साइन लैंग्वेज होती थी, उससे ही लोग समझ पाते थे। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना। शैल मतलब पत्थर पे उकेरी हुई
चित्र जो है ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। अभी बच्चों केवल आपको ये नाम याद करने हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका मिलती है, ये याद रखेंगे। गुफाएं हैं वहां पर, उसमें शैल चित्र यानी पत्थरों पर चित्र बने हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो तो आपको पता ही होगा, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। ये 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा जाता था। अभी ये याद रखेंगे, स्वर्ण युग किसे कहते थे? गुप्त साम्राज्य का समय जो था वो स्वर्ण युग कहलाता था। किस समय था? 4वीं से 6वीं सदी का समय। स्वर्ण युग क्यों कहते थे? इस समय में हमारी कलाओं का बहुत अधिक विकास हुआ था। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों में खोदी गई थी। अजंता की गुफाएं उसी समय स्वर्ण युग में खोदी थी। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफा भी इसी जमाने की, अभी ये नाम याद रखना है। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। अजंता की गुफाएं तो देखने लायक है। ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। ऐसा मानते हैं कि अजंता पर जो चित्र बने वो किसने बनाए? बौद्ध भिक्षु जब विहारों में, मठों में, जंगलों में रहा करते थे उस समय उन्होंने बनाए। 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। 7वीं 8वीं सदी में चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके गुफाएं बनाई गई। और उनकी विशेषता यह है कि इन्हीं के बीच कैलाश भगवान का यानी शंकर भगवान का एक विशाल मंदिर है, कैलाश मंदिर। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं, जहां त्रिमूर्ति से की जबरदस्त मूर्ति। और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वहां पर त्रिमूर्ति है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कैलाश की मूर्ति कहाँ है? एलोरा की गुफा में। त्रिमूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा की केव्स में। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। अभी लघु चित्र किसे कहते हैं? एक जो स्थायी, जो कपड़ों, किताबों, कागज पर किया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी। कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। ये सब याद करने वाली चीजें हैं बच्चों। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की। महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट, ये सब प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रयोग होने वाले सभी सामग्री प्राकृतिक होती है। ये नेचुरल कलर से बनती है। वेजिटेबल कलर्स का प्रयोग किया जाता है इनमें। अस्थायी कलाओं में अब ये सब स्थायी है, जो परमानेंट है, रखी रहती है सहेज कर। हम उनको आज भी पुरानी कलाओं को देख सकते हैं। अस्थायी जो बनाई जाती है और मिटा दी जाती है, वो क्या क्या होती है? जैसे रंगोली बनाना, एपन से, हल्दी से कुछ बनाना, अल्पना बनाना, रोली, आटे से, चावल से अल्पना बनाना, ये कलाएं आज भी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध कब है? शादी, त्योहार और उत्सवों में। ये आज भी बनाई जाती है, पूजा में बनाई जाती है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। अभी ये भी याद करना है, मधुबनी कहाँ की है? मिथिला की है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है। और ये जो लोक कला जो धीरे धीरे कम हो गई थी, आज इनकी बहुत मांग है। और राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इनकी बहुत मांग है और बहुत महंगी बिकती है बच्चों ये सब आर्ट जो है। वास्तव में उत्तराखंड में ऐपन कहते हैं, उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। अब आपने जो मंदिर में पूजा में जो चौक बनाते हैं उसके इतने सारे नाम है, चौक, मंडवा, सतिया, रंगोली, अरिपन, ये सब नाम, कोलम, ये सब आपको नाम याद रखने हैं और क्षेत्रों के नाम याद रखने हैं। ये पार्ट में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिसमें से मैच द फॉलोइंग आएगा या 4 में से एक छांटना होगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब आता है संगीत कला। भारत के प्राचीनतम संगीत का वैदिक वर्णन वैदिक काल में मिलता है। संगीत कोई आज की बात नहीं, वैदिक काल से संगीत चला आ रहा है। विद्वान लगभग 5000 ईसा वर्ष पूर्व समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल से कौन से संगीत है? 2, एक मार्गी और दूसरा देसी। एक है, पहला है मार्गी और दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा है। मार्गी संगीत का मतलब होता है धार्मिक समारोह, भजन ज्यादातर, और नियम, और ये संगीत नियम और अनुशासन से बंधा है। देसी लोक से जुड़ा है। देसी जो है वो किससे जुड़ा? लोगों से जुड़ा। उसमें कोई नियम कानून नहीं होता। लोग अपनी रुचि के अनुसार इनको समूहों में गाते हैं। भारतीय संगीत सुर, ताल, लय, राग और काल से संबंध है। भारत का जो संगीत है, भारतीय संगीत, वो सुर, ताल, लय पर आधारित संगीत है।
मतलब वैज्ञानिक संगीत है ये। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग होते हैं, हर समय में अलग राग गाया जाता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह भैरव राग गाते हैं। मेघ राग जब सुबह संबंध सुबह से है। दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से है। कौशिक और हिंडोला राग रात में गाए जाते हैं। तो अब ये नाम, रागों के नाम और उनका समय याद रखेंगे आप। भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल लेते हैं। हमारे संगीतज्ञ इतने बड़े हैं कि वो वीणा, जल तरंग, रबाव, दो तार या बांसुरी सुनकर हम इस बात को समझते हैं, किसी से भी संगीत निकाल लेते हैं। किसी भी आवाज में उनको संगीत मिल जाता है। यहां तक कि घड़े, आपने देखो घड़े के ऊपर उसके आवाज करके भी संगीत बनाया जाता है बच्चों। तो इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें, हमारे आसपास के रोजमर्रा के प्रयोग होने वाली सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही। मतलब जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो हमारी प्रकृति में मिलते हैं, हमारे आसपास की चीजों से उनकी म्यूजिक बना दिया जाता है। तो ये हमारी भारतीय कला की विशेषता है। पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से गाना पसंद करते थे। पहले की पिक्चरें सुनी हो तो वो नाक, नेजल स्वर में गाते थे। संभवतः ये मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। पहले वीणा का चलन ज्यादा था तो वो नेजल स्वर में गाते थे। यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत था और अब ये धीरे धीरे नियमों से बंधा। पहले ये उत्सव और उल्लास में गाया जाता, खुश होते थे तो गाना गाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको शास्त्रीय बनाया गया, इसको नियमों में बांधा गया, इसका भी शास्त्र लिखा गया। संगीत भी लोक से जुड़ा है। संगीत जो है वो दुनिया से, लोगों से जुड़ी हुई चीज है। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। अभी क्या बन्ना, नकटा और गाली और इस तरह के संगीत है। हर ओकेजन के लिए अलग अलग लोक संगीत है। कजरी, इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। प्रत्येक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। हर मौके पर अलग गीत हमारे देश में मिलते हैं। अब बात करते हैं नृत्य कला की। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में कम बदलाव आए हैं। संगीत में तो बहुत चेंजेस हुए, लेकिन नृत्य में उतने बदलाव नहीं आए हैं। पहले के नर्तक और नर्तकी भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते रहे, जिसका आधार अभिनय है। अभी नृत्य किस पर आधारित होता है? अभिनय पर, एक्टिंग पर। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। भरत मुनि ने लिखा हुआ जो नाट्य शास्त्र है उसी से नृत्य निकला है। और नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप है। नृत्य मतलब यानी अभिनय और नृत्य मतलब भाव भंगिमा। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य की अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं रही हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं। हर राज्य की अलग अपना नृत्य कला है, और लेकिन वो जुड़ी किससे? हमारे लोग रोज दिन भर की चीजों से जुड़ी हुई है। जीवन में जितने भी अनुष्ठान हैं उन सबके नृत्य कलाओं का संबंध है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं को बदलना, फसलों की बुआई, कटाई का महत्वपूर्ण घटनाएं, ऋतुओं का बदलना पावों को चंचल कर देता है। जैसे बारिश आई तो बारिश के गीतों पर नृत्य होता है। खेत में फसल काटी जाती है तो कटाई के समय में उनके अलग नृत्य हैं, उनके अलग बोल हैं। तो ऐसे मौकों पर लोग खुश होते थे और उनके पांव थिरक उठते थे। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तक समूचे हिमालय क्षेत्र में एक ओर शास्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। कहीं कहीं नृत्यों में जो लड़ाई की जो विद्या है, युद्ध विद्या, उस पर नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कलरी पट्टू वगैरह है डांस, इसमें आपको नृत्य के साथ साथ युद्ध कला का नमूना देखने को मिलेगा। और वैसे ही अगर आप देखें तो गेहूं की फसल बोना, काटना, इस पर भी आपको नृत्य मिलेंगे। तो हमारे जीवन की जितनी घटनाएं हैं, मुख्य घटना उनसे जुड़े हुए नृत्य हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाए तरह तरह की करतब दिखाते हैं। अब गोल सर्कल बनाकर लोग उसमें नृत्य करते हैं। ज्यादातर नृत्य की कला इस तरह से होती है। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं, राजस्थान में महिलाएं ओढ़नी चेहरे पर ढककर के घूमर करती हैं। मतलब सर्कल में डांस करना भी एक लोक कला का नमूना है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग तरीका है। पंजाब में गिद्दा, राजस्थान में घूमर, गुजरात में डांडिया। पुरुषों में भी डांडिया रास होता है जो गरबा की को बहुत ऊर्जा देता है। महाराष्ट्र में मछली पालन से जुड़े नृत्य होते हैं, और एक हाथ में हाथ डाल करके और कंधे पर पल्ले को चढ़ा करके नृत्य होता है। पिरामिड बनाते हैं, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हैं, आपने सब देखा होगा। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। मुझे ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे, उनके राज याद करने पड़ेंगे। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। जो बालकाला होता है, उस बालाकल होता है नृत्य, उसमें तलवार लेकर के नृत्य किया जाता है। केरल में कुरुवांजी
नृत्य को भरतनाट्यम की प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य, टिप्पणी में वो डंडे की टिप्पणी लेकर के वो डांस करती, डंडी लेकर। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। जब कट जाता है तो गेहूं को ऐसे कूटा जाता है जिसमें से उसका भूसा अलग हो जाता है, दाने अलग हो जाते हैं। तो वो जो टिप्पणी लेते हैं उसका भी एक नृत्य होता है, टिप्पणी नृत्य। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नृत्य नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता क्या है, ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। ये सारे जो नृत्य जितनी भी बात की गई वो सब समूह नृत्य हैं। सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से होता है। अभी जितने भी नृत्य हैं वो सब हमारे किसी ना किसी धर्म से जुड़े होते हैं, पर यह किसी एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। हर धर्म में आपको अलग अलग तरीके के नृत्य उससे जुड़े हुए मिल जाएंगे। भारतीय नृत्य में सभी अंगों का गति लय महत्वपूर्ण है। अभी हमारे जितने नृत्य हैं उनमें अंगों की गति मतलब तेजी, और लय मतलब एक ताल पर थिरकना, ये हमारा महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय नर्तकों की आंखों, भवों को नासिका के माध्यम से खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने का महारत हासिल है। हमारे जो नृत्य होते हैं उनमें हम अपने 9 रस दिखाते हैं। क्रोध, मुस्कुराहट, गुस्सा, ये सब हम अपने नृत्यों में भाव भंगिमा के द्वारा दिखाते हैं। इन्हीं भाव भंगिमा के जरिए महाभारत, रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में मिल जाती है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप हाथों की विभिन्न मुद्राओं, हाथों की जो विभिन्न मुद्राएं होती हैं वो हमारा एक नया आकर्षण है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद है। ये जितने नाम आपको लिए गए, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, इन सब में हाथों की जो भाव भंगिमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से होता है। चूंकि इस नृत्य को सीखने में बहुत साधना की जरूरत होती है, इसीलिए ज्यादातर व्यावसायिक ही सीखते हैं। मतलब ये आम जनता के लिए नहीं, ये शास्त्रीय नृत्य है, तो इनको लोग व्यवसाय के लिए सीखते हैं। आज के मंचों और फिल्मों में जो संगीत का नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिला जुला रूप है। आज जो संगीत चल रहा है या मंच पर मिला जुला शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, दोनों का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आवश्यक होगा। मतलब जितने भी नृत्य हैं उनमें क्या होता है, प्रेम की भावना भी है और वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, ये भावना लेकर के नृत्य किए जाते हैं। यही कारण है हमारे भारत की कलाओं में श्रद्धा रखने वाला आज पूरा विश्व है, और इसीलिए आज पूरा विश्व भारतीय कलाओं में अपनी श्रद्धा रखता है। भारत की नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला केवल भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा रही है, और सब जगह उतनी ही प्रसिद्धि है, बल्कि वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं हमारी कलाओं को देखना, क्योंकि इसमें सबको मिला लेने की एक प्रेरणा है। हम केवल अपने लिए ही नहीं नृत्य और गीत गाते, हम पूरे विश्व को एक साथ बांधने की बात करते हैं, लोक मंगल की कामना करते हैं, सारी दुनिया का भला हो, ऐसा हमारा संगीत, ऐसा हमारा नृत्य और ऐसी हमारी चित्रकला है। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पार्ट में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीजें याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पर पार्ट समाप्त होता है। समझने से ज्यादा याद करना इस पार्ट की खास विशेषता है, जो आपको पॉइंट बनाइए, इसके नोट्स बनाइए और इसको याद कर डालिए। मिलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।